हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो है एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 5 और बुक हमारी चल रही है वो है ज्योग्राफी। ठीक, तो ज्योग्राफी बुक का हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर चल रहा है और वीडियो उसका जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 5 है। तो आज जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इट मीन्स कृषि का विकास। ठीक, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कृषि के विकास के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज, यानी कि प्रयास, किस चीज़ के प्रयास? बढ़ाना, किसको बढ़ाना? फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी कि खेती के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो मटेरियल मिलता है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। किस लिए इंक्रीज करना? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रोडक्ट्स को बढ़ाना। ऐसे प्रयासों को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या कृषि विकास कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब इसके डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू, यहाँ से लेकर के कंप्लीट चलेंगे और ये है प्रोडक्शन तक। ठीक है, और सॉरी पॉपुलेशन तक, तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे इसको, पॉपुलेशन तक। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरियाज। अब इसको कई तरीकों से किया जा सकता है। भाई, आप कृषि का विकास कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आप बढ़ा सकते हैं इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरियाज, फसल को उगाने वाले ज़मीनी एरिया को बढ़ा दीजिए। ठीक है, वैसे आपको बताऊं ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ना के बराबर ही है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि हमारे देश में आबादी बढ़ रही है। इवन जो खेती की ज़मीन थी उस ज़मीन पर भी लोगों ने अपने घर बना लिए, तो खेती की ज़मीन को बढ़ा दिया जाए, ये बात थोड़ी इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ा कम मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि उन खेती वाली जो फसलें होती हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए, अधिक संख्या में उगाया जाए। हाँ, ये पॉसिबल है। इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बड़े आसानी से हो सकता है, करा जा सकता है। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। ठीक है, यानी कि इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था को ठीक किया जाए और बढ़ाया जाए, और जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा HYVS ये आएगा लिखा हुआ आगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, अच्छा, यानी कि ज़्यादा उपज देने वाले बीज उनका इस्तेमाल किया जाए। आगे समझ में? HYVS, इनको शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखा होगा इसलिए अभी समझ लेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि यानी कि अगर हम ये बातें अप्लाई करें तो हम किसको बढ़ा सकते हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, यानी कृषि का विकास कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम जो है मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमें जो है यांत्रिकरण करना होगा। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? यांत्रिकरण करना। ठीक है, देखिए इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैकेनाइजेशन यानी यांत्रिकरण करना। ठीक है, अच्छा, उसके यानी कि अगर हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगें तो भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनली ढंग से खेती करते रहने से, ठीक है, अच्छा, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करने से
थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अपनी यील्ड को बढ़ाने का, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो बोलता है कि द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। इसका एक मुख्य जो कारण है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, जो मुख्य कारण है वो है बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। यानी कि आपको बताऊं कि एक दौर था देश के अंदर जब हमारे देश में अनाज का अकाल पड़ जाता था। ठीक है, सन 60 के दशक में जब हमने चाइना के साथ वॉर हमारा हुआ, तो उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हुई, फिर जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो उन्होंने ये क्यों कहा था? क्योंकि 1965 उनके बनने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो उस दौरान में हमें औजारों की भी, हथियारों की भी, साथ में अनाज की भी ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी किसी देश का वॉर होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, तो उस वॉर की वजह से उस देश की इकोनॉमिकल जो पोजीशन होती है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि युद्ध जो होता है वो बिना पैसों के नहीं लड़ा जाता। कहना बहुत आसान है कि इनके साथ लड़ाई कर लो, उनके साथ लड़ाई कर लो, मगर ये सब बातें आसान नहीं होती। ठीक है, कंट्री को बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, मगर हमारे कंट्री की ये रही है बात कि अगर आपके पास कोई आक्रमण करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, ये हमारी कंट्री की शुरू से ही पॉलिसी रही है। ठीक है, एनीवेज खैर, तो अब क्या मतलब है बात का कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, यही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन मोटो, उद्देश्य यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अनाज की कमी होने लगी थी, उसके बाद हमारे कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति आ गई। तो हरित क्रांति जब आई तो कंट्री ने, हमारे देश की जो सरकारें थी, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता था कि अगर किसी की एक लैंड का हिस्सा, सपोज कीजिए उसका लैंड का हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा उसका यहाँ है, तो इसके आसपास की लैंड अगर रामू की है और इसके आसपास भी अगर रामू की लैंड है, तो ऐसा करा जाएगा कि रामू को एक तरफ लैंड दे दी जाए और उसी हिस्से की लैंड बराबर एक किसान को यहाँ दे दी जाए। ठीक है, और ये वाली लैंड बराबर ही दूसरे वाले फार्मर को दे दी जाए। राइट, अच्छा ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, चकबंदी इसको कहते थे। यानी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जैसे टूल्स प्रोवाइड कराए उनको, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स थे, ठीक है, उनके लिए लेबोरेटरीज बनाई गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई उस दौरान में। ठीक है, ये चीज़ रहा। ठीक है, एनीवेज कर आगे चलते हैं। देखिए, तो उसके बाद देखिए, डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट। फूड सिक्योरिटी कब होगी? फूड सिक्योरिटी होगी जब सभी लोगों को समय पर खाना मिल पाएगा। ठीक है, और जिससे कि और भरपूर मात्रा में मिल पाएगा, जिसमें खाने के अंदर भरपूर मात्रा के अलावा खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होने चाहिए, ताकि उनकी जो भोजन को लेने की सही ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। सिर्फ खाना खाना ही मात्र बात नहीं बनेगी। खाना खाने से सिर्फ हमें खाना खाने से बात नहीं बनेगी, हमें खाने के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उस भोजन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसी को फूड सिक्योरिटी हम कहते हैं। फूड सिक्योरिटी में ये सारी बातें आ जाती हैं, जिससे कि जो अचीवमेंट हो पाए इंसान की हेल्दी लाइफ। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलपमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो होता है वो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर
वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग। ठीक है, अच्छा क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जो कंट्रीज जो हैं अभी तरक्की की राह पर हैं, ठीक है, अच्छा यानी कि जो अभी भी अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षरत हैं, ऐसी कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। जिन देशों में लोगों की ज़रूरतों के लिए संसाधन बिल्कुल बराबर बराबर हैं या ज़्यादा हैं, आबादी कम संसाधन ज़्यादा, ठीक है, अच्छा तो वहाँ उन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। हमारे यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है तो जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो कम पड़ते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आज से कई साल पहले ये जंग छिड़ी थी जब आज़ादी हमें मिली है, जब अंग्रेज़ भी थे हमारे यहाँ, तो यही था कि पक्की मतलब कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए। तो ये हुआ कि 5-5, 6-6 फुट, 10 फीट की सड़कें बनाई गई, क्योंकि एक बहुत रेयर गाड़ी में कोई एक गाड़ी जाया करती थी, ठीक है, अच्छा तो और लोग ज़्यादातर पैदल या बैलगाड़ी वगैरह में चलते थे या साइकिल पर चलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल वाले को भी अमीर कहा जाता था। तो आबादी बढ़ने लगी, तो जब देश आज़ाद हो गया तो सड़कों को और बड़ा बनाना पड़ा। तो ये हुआ कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने तरक्की करी, जब हमारे देश ने ये सोचा कि हमें सड़कें डबल लेन बनानी चाहिए, ठीक है, तब तक आबादी इतनी बढ़ गई कि वो डबल लेन वाली सड़कें हमें छोटी पड़ने लगी, ठीक है, अच्छा जब हमारी कंट्री ने डबल से 4 लेन पे उसको सोचा, जैसे मैं आपको बताऊं ये जीटी रोड जो था सन 2008-9 के आसपास, ये 4 लेन का तो था, बट इतनी आबादी बढ़ चुकी थी, जबकि ये 4 लेन का हाईवे इंडिया में बहुत कम थे उस समय में, तो ये जो 4 लेन हाईवे था ये भी कम पड़ने लगा। तो अभी देखते देखते आपके नज़दीक के जो जीटी रोड का हाईवे ये 6 लेन का कर दिया, और मैं अभी भी देख रहा हूँ इस पर अभी भी काम चल रहा है। कुछ जगहों पर अब इसको 8 लेन का किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। जिन जगहों पर रोड जो थी वो यानी कि ज़मीन से लेवल पर गुजरती थी, वहाँ पर आबादी इतनी बढ़ गई कि अब उनको फ्लाईओवर बनाने पड़े। जिन जगहों पर फ्लाईओवर की नीड नहीं थी, जब तक उन पिछले फ्लाईओवर्स का काम कंप्लीट होता तब तक जो आगे के गांव थे उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उन पे भी फ्लाईओवर का काम करना पड़ा, ठीक है। मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूं, जब ये आपका फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ था पानीपत वाला, ठीक है, तो जैसे ये कंप्लीट हुआ तो तब तक समालखा की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि समालखा में बनाना पड़ा, ठीक है, अच्छा जब तक वो कंप्लीट करा गवर्नमेंट ने तो गन्नौर का बनाना पड़ा। ये मैं आपको एग्जांपल मात्र दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आबादी उस रेशियो से इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं। इसी को कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, यानी कि आज के ज़माने में जो पॉपुलेशन आपकी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन कम है, ठीक है, ये है डेवलपिंग, यानी कि उनकी ज़रूरतों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर जो सड़कें हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, ठीक है, दुनिया के बहुत कम देशों के पास 8 लेन 10 लेन्स की सड़कें मिलेंगी, ठीक है, जो रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास है वो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है, मगर फिर भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से वो हमें कम पड़ता है। हमारे देश की जो जीडीपी है, ठीक है, वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है, ठीक है, बट फिर भी हमारी गिनती पुअर कंट्रीज़ में होती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उस इनकम के हिसाब से खाने वाले लोग ज़्यादा है। सिंपल फिनोमिना है, ठीक है, यानी कि अगर आमदनी हमारी 100 रुपये है तो देखा जाए तो दूसरे देशों की आमदनी जो कि खुद डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उनकी आमदनी 8 रुपये 7 रुपये, तो हमारी आमदनी अगर मैं कह रहा हूं तो 100 रुपये, ठीक है, अच्छा यानी उनसे कई गुना ज़्यादा है, बट उनके यहाँ पर खाने वाले सिर्फ 2 हैं 3 हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ खाने वाले अगर 100 रुपये की आमदनी है तो 1000 हैं, तो ये इसे बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। आपको अपनी कंट्री की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसमें हम सबको ही सहयोग करना है, ठीक है। चलिए खैर, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होंगे अभी फ़िलहाल सहयोग पढ़ के देना है, ठीक है, और फिर आगे चल करके उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली सहयोग देना है कंट्री का, राइट। अच्छा तो उसके बाद देखिए क्या है
कि मतलब बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में स्मॉल होल्डिंग जगहों पर होता है, यानी कि छोटी जगहों पर होता है। इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है निर्वाह कृषि, यानी कि सिर्फ इतना ही किसान उगा पाता है कि जिससे उसको मिल सके, ठीक है। अच्छा, या उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, या थोड़ी बहुत ही ज़रूरतें एक्स्ट्रा बेचने के लिए हो जाता है, मगर बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता, ठीक है। लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कह रहे हैं कि बड़ी ज़मीन पर खेती होती है जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, और दुनिया के कुछ देशों में देखने को मिलेगी, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर बड़ी ज़मीन पर खेती होती है, और वो कौन सी खेती होती है? कमर्शियल एग्रीकल्चर। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग के दो टाइप्स हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या बोलता है? विद द हेल्प ऑफ two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. आइए अब हम कुछ दो केस स्टडी करके देखते हैं, जिसमें कि हम एक केस इंडिया का ले रहे हैं और दूसरा केस हम अमेरिका का ले रहे हैं, यूएसए का ले रहे हैं। वहाँ पर हम इसके माध्यम से हम वहाँ के किसानों की स्थिति को जान पाएंगे, और वहाँ पर उनकी कृषि की विकास किस तरीके के, इस बात को समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे इंडिया का और अमेरिका का, राइट। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। देखिए अब इंडिया के अंदर क्या होता है, अ फार्म, ठीक है, इन इंडिया, एक खेत की स्थिति क्या है भारत के अंदर। देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आदिलाबाद जो कि गाजीपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है। गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, और यहाँ पर जो है एक जगह का नाम है आदिलाबाद, और यहाँ पर अब क्या है, देखिए यहाँ पर मुन्ना लाल नाम का एक किसान है, ठीक है। देखिए अब देखिए नाम आ रहा है किसान का, मैंने आपको बताया बार बार हमारी एसएसटी की बुक में स्टोरी के तौर पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आज फिर एक कैरेक्टर का नाम आ गया मुन्ना लाल, जो कि एक फार्मर है, ठीक है। कहाँ का फार्मर है? आदिलाबाद का। कहाँ पड़ता है आदिलाबाद? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, राइट। अच्छा, जो कि हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, उसका जो घर है वो खेतों के पास जो गांव है वहाँ पड़ता है, उसका घर गांव में है, ठीक है। ही परचेजेज high yielding varieties of seeds from the market every alternate years। हर साल वो हाई yielding varieties seeds जो है अपने नज़दीकी बाजार से खरीदता है, ठीक है। The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses। ज़मीन उपजाऊ है और वो कम से कम साल भर में 2 फसलें तो उगाई लेता है, जिसमें मुख्य तौर पर गेहूँ, चावल या दालें हैं, ठीक है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो किसान है मुन्ना लाल जो है वो अपने दोस्तों से और अपने बुजुर्गों से, ठीक है, खेती से संबंधित जानकारी हासिल करता रहता है, उनसे नए नए तरीके सीखता रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो जो सरकारी विभाग होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनके ऑफिसर्स से भी बातें करता है, सीखता है, ठीक है। अच्छा, ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग बुलॉक्स फॉर प्लगिंग। यानी कि वो अपने यहाँ एक ट्रैक्टर भी किराए पर लाता है, ठीक है, और अपने खेत को जोतता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तो वो, ठीक है, और उसके जो दोस्त हैं, वो जो उसके मित्र हैं, वो तो पुराने तरीके से ही खेत को जोतते हैं, जैसे कि आगे बैलों को लगा के हल को जोतना पुराना तरीका है, ठीक है। आजकल तो वैसे हमारे इधर हरियाणा साइड में तो आपने देखा होगा बहुत रेयर केस में ही आपको बैल से जोतते हुए किसान मिलेंगे, मोस्टली ट्रैक्टर्स से हमारे यहाँ जुताई होती है खेतों की, ठीक है। आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा, बट कहीं कहीं देखने को मिलता भी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत जगह यूज़ भी होता है। अच्छा, ऐसे ही उसके आसपास के जो उसके फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से ही बैलों के माध्यम से जुताई करते हैं खेतों की। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। उसके नज़दीक में ही
उसके खेतों के नज़दीक में एक ट्यूबवेल लगी हुई है, एक मशीन लगी हुई है जिसके माध्यम से वो पानी लेता है, उसका बदले में पैसा देता है, ठीक है, उससे उसके खेतों की सिंचाई होती है। मुन्ना लाल also has two buffaloes and few hens। मुन्ना लाल के पास दो बफलोज भी हैं, ठीक है, दो उसके बाद भैंसें हैं जिनसे वो दूध निकालता होगा, और उसके पास कुछ मुर्गियां भी हैं, ठीक है। he sells milk in the cooperative stores located in the nearby town। उसके नज़दीकी शहर में जो एक कोऑपरेटिव सहकारी जो दुकान होती है, सहकारी दुकान जो कि सरकार की दुकान होती है एक तरीके से, वहाँ पर जा कर के वो अपने दूध को बेच भी आता है, ठीक है। जैसे कि आपका अमूल के स्टोर्स खुले हुए हैं, ठीक है। अमूल भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि कुछ शेयर गवर्नमेंट के भी हैं, ठीक है, अमूल में। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर उनके बने होते हैं कलेक्टिंग बूथ्स, तो किसान अपना दूध वहाँ जाके बेच देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो भी अपना दूध बेच के आ जाता है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच also advises him on the type of fodder for his animal safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination। उसके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहकारी सहमति का जो है वो एक मेंबर भी है, सदस्य भी है, जहाँ पर उसे समय समय पर सलाह मिलती है, ठीक है। अच्छा, कि उसे अपने जानवरों को कैसा चारा देना चाहिए, अच्छा उसको उनको कैसे बचाना चाहिए, उनकी हेल्थ को कैसे बचाना चाहिए, उनका लाइफ स्टॉक कैसे बढ़ाना चाहिए, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि जो अच्छे किस्म के बुल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बैल, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, ऐसे बुल्स को का सीमेन कलेक्ट कर लेती है और उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेती है, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि वो बुल मार्केट, वो जो सीमेन है वो इंजेक्शन के रूप में मार्केट में बिकने के लिए जाता है, और किसान भाई उन इंजेक्शन्स को खरीद लेते हैं और जो है और इंसेमिनेट कर देते हैं काऊ को, ठीक है। अच्छा, जिससे कि अच्छी वैरायटी का एक बच्चा, ठीक है, पैदा हो जाता है, ठीक है, और इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, राइट। ओके भाई। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फॉर्म एक्टिविटीज। समटाइम्स ही टेक्स credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements, right। अच्छा जी, कई बार तो होता ही है कि उसका पूरा परिवार उसमें सहयोग करता है उसका खेती बाड़ी करने में, और यहाँ तक कि वो बैंक से कई बार उधार भी लेता है, और ताकि वो HYV सीड्स ले सके और कुछ नए औजार वगैरह ले सके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्थिति है हमारे भारत के किसान की। देखिए, आपको पता चल रहा है कि इस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, देखिए भारत के अंदर एक एग्रीकल्चर फील्ड दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके के खेत हैं हमारे देश के। तो ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। वो अपने सामान को नज़दीकी बाजार में बेच आता है, ठीक है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, यहाँ तक कि हमारे देश के किसानों के पास सामान को, जो उनकी फसल है उसको स्टोर करने की भी फैसिलिटी नहीं है। हर साल हम लोग देखते हैं कि जब फसलें कट के मंडी में बिकने के लिए जाती हैं तो फ़ोटो आती है अखबार के अंदर, बहुत बार आपने देखा होगा कि गेहूँ पानी में बह गया। बहुत ज़्यादा देख करके अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, ठीक है, कि अभी तक भी हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्था नहीं बन पाई कि जो अनाज को बचाया जा सके और अनाज को इस तरीके से बर्बाद होने से रोके, ठीक है। हालांकि प्रयास लगातार जारी है, बस सारी बात वही आ जाती है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितने प्रयास होते हैं उसके हिसाब से आबादी कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, FCI डिपार्टमेंट का नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन इंडिया,
ठीक है। तो ये जो होता है इस यहाँ पर जो अनाज जो आता है, जो सरकार अनाज परचेज करती है, उसको स्टोर किया जाता है ताकि बुरे वक्त में देश के काम आ सके। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बता भी दिया कि ये सब जो पॉलिसीज़ थी, ये सब सन 1960 के बाद ही गवर्नमेंट ने करी। ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि हमारे देश की जो पोजीशन थी वो वॉर की वजह से थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़राब हो गई थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसीज़ बनाई, तब FCI डिपार्टमेंट बनाया गया। और अब जो है हमारे देश के FCI गोडाउन्स लिमिट से ज़्यादा भरे हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हमारे देश के पास इतना स्टॉक फूड का है कि हम बहुत समय तक उस फूड को खा सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन को सबको फूड मिल सकता है। तो ठीक है। अच्छा, देखिए उसके बाद आगे देखिए, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कि अधिकतर किसानों के पास यहाँ तक कि फूड को स्टोर करने की फैसिलिटी भी नहीं होती। दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। उन्हें मजबूरन, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरन उन्हें अपने नज़दीकी बाजार में जाकर के सस्ते औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। मजबूरी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। देखिए मैंने बताया था ना कि सरकार ने कुछ वर्षों से जो स्टेप्स उठाए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है। आपकी साइंस की क्लास जो बुक है उसमें भी FCI गोडाउन्स की पिक्चर दिखाई हुई है। ठीक है। अच्छा, तो अब FCI गोडाउन्स इंडिया ने बहुत अच्छे लेवल पर बनाए हैं। अच्छा, ए फार्म इन द USA। अब USA के फार्म की बात कर लेते हैं। USA में किस तरीके के किसान की स्थिति क्या है। ठीक है। अच्छा, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द USA इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। हमारे देश के जो खेत हैं उनके मुकाबले में अमेरिका के जो खेत हैं वो भारतीय खेतों के से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। अ टिपिकल फार्म साइज इन द USA इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स, यानी कि आमतौर पर USA के जो खेत होते हैं वहाँ पर 250 हेक्टेयर्स के आसपास एवरेज साइज होता है। द फार्म जर्नली रिसाइड्स इन द फार्म। ठीक है। अच्छा, यानी कि जो किसान होते हैं वो मतलब आपने फार्म्स में ही रहते हैं, वहाँ पर घर बना करके रहते हैं। और सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। ठीक है, यह वहाँ की मुख्य फसलों के नाम हैं। ठीक है। अच्छा, जो हॉर्न, ये कैरेक्टर का नाम आ गया, देखिए जू हॉर्न। ठीक है। अच्छा, तो जो हॉर्न वहाँ के कैरेक्टर का नाम है, जो कि वहाँ का फार्मर है। मिड वेस्ट, जैसे हमारे कंट्री में नाम आया था ना, ठीक है, उसका गाजीपुर का, जो कि यूपी में था, वैसे वहाँ पर मिड वेस्ट नाम की जगह है USA में, वहाँ का फार्मर है। ठीक है। अच्छा, तो इन लोवा स्टेट, ये लोवा स्टेट में पड़ता है अमेरिका के। ठीक है। ऑन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, उसके पास 300 एकड़ ज़मीन है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट soil and water resources meet the needs of this crop। यानी कि वो जो अपने यहाँ 300 हेक्टेयर में जो फसल उगाते हैं वहाँ पर वो पक्का करते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को भरपूर मात्रा में पानी मिल सके, ताकि उनकी फसल को पानी मिल जाए। ठीक है, उनको अच्छी मिट्टी मिल पाए, ये वो पहले ही पक्का कर लेते हैं। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop। फसल को ख़राब होने से बचाने के लिए जो प्रचुर मात्रा में, ठीक है, वहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट कर लिया जाता है। ठीक है ना, पहले से ही डिज़ाइन हो जाता है कि हमें इतना पेस्ट मैनेजमेंट करना है ताकि हमारी क्रॉप्स ख़राब ना हो सके। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैम्पल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। यानी कि वो समय समय पर अपनी जो मिट्टी है उसके सैंपल को, ठीक, लेबोरेटरी में भी बस भेजते रहते हैं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ताकि वहाँ पर चेक हो सके कि मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में भी और हमारे हरियाणा में भी
सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, करनाल में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी अवेलेबल है। ठीक है, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे देश में किसी भी तौर पर कुछ भी कमी हो। ठीक है, हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, हाई क्लास वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर अगर एक एरिया में 10 हैं तो हमारे यहाँ एक एरिया में सिर्फ एक है। ठीक, अच्छा, अगर वहाँ पर उस लेबोरेटरीज में सिर्फ 100 किसान जाते हैं तो हमारे यहाँ पर 10,000 किसानों पर एक लेबोरेटरी होगी। मैं आपको एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ आबादी के हिसाब से, बल्कि ज़्यादा ही रेशो मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो बस सिर्फ यही फ़र्क आ जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंड द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। द रिजल्ट्स हेल्प जोहॉन कैरेक्टर का नाम है, टू प्लान ए सफिशिएंट फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम। इसकी वजह से उसको कितनी फर्टिलाइजर्स चाहिए ये प्रोग्राम वो सेट कर पाता है। ये नहीं कि अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है, जितनी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है ज़मीन को, सिर्फ उसी हिसाब से फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, क्योंकि ये होते केमिकल्स ही हैं। हमारे देश में ये बात देखी गई है कि हर बार आप अगर एक आम व्यक्ति से, किसान से सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमने एक कट्टा हमने इसका डाला, एक कट्टा हमने इसका डाला, हर बार यही बोलेंगे कि एक कट्टा हमने इसका डाला। ठीक है, देखिए वहाँ पर फ़र्क आ गया कि वो लोग लेबोरेटरी में अपना सैंपल भेजते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उनको उस हिसाब से रिकमेंड किया जाता है कि आपने इस बार इतना फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना है। ठीक है, ये फ़र्क आ गया। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम आ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसके जो कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं सैटेलाइट से, और सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रही हैं, जो कि चक्कर लगा रही है धरती का, और वो पिक्चर भेज रही हैं अमेरिका के पास। ठीक, जिससे कि उसका खेत जुड़ा हुआ है, और वो सारी जो जानकारी है वो अपने खेत की पिक्चर्स के माध्यम से लेता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड। इससे उसको पता रहता है कि कब उसको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अपने खेतों के लिए, तो वो उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करते। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, combined harvesters and threshers to perform various agricultural operations। ठीक है, ये जो टूल्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है, इन टूल्स का इस्तेमाल वो रेगुलरली करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उनका यूज़ होते हैं खेती के अंदर। grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies। जो फसल होती है वो ऑटोमेटिक जो उनके पास स्टोरेज, ठीक है, वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो होता है उनको फिर ऑटोमेटिक तरीके से डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट में एजेंसीज होती हैं जो उनको प्रोडक्ट को परचेज करती है, उनके पास भेज दिया जाता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। ठीक है, हमारे वहाँ पर जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि हमारे देश में एक काश्तकार किसान की तरह काम करता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। आज का जो हमारे लिए जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, वो रहने वाला है, आपने एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बताने हैं, इंडियन फार्मर और यूएसए फार्मर के डिफरेंसेस बताने हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको HY, ठीक है, VS क्या होते हैं, HYVS की फुल फॉर्म भी बतानी है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, आपको HYVS की फुल फॉर्म बतानी है। इसके अलावा आपको इंडियन फार्मर और यूएसए फार्मर्स में 2 डिफरेंसेस एटलीस्ट, या 1 डिफरेंस, चलिए जैसा भी हो सके आप बताइएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की बात को फिर हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।